व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ धीरज। आज अपन एग्रीकल्चर पढ़ेंगे और कल अपन साइंस का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। हाँ, तो मैंने पेपर सॉल्यूशन का जो है वो मैंने देखा ज़रूर है, सैम्पल पेपर, पर वो बहुत ज़्यादा इजी है। नहीं, और हार्ड नहीं बना रहा हूँ, वो उसी को देखेंगे अपन। उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, हमने जितने प्रैक्टिस किए वो सारे के सारे हैं। और कल एक जने ने मेरी मिस्टेक को पकड़ लिया। ये जिस कमेंट का मैं इतने महीनों से मैं इंतज़ार कर रहा था। मैं क्या करता हूँ, मेरे हर एक वीडियो में एक मिस्टेक मैं ज़रूर करता था। ये मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो से रूल बना रखा था कि एक वीडियो में मैं कोई छोटी सी मिस्टेक करूँगा, तो अब उस मिस्टेक को जो पकड़ लेगा ना, मतलब उसको कहेगा कि हाँ ठीक है, नहीं ये तो गलत है यार, बस भाई उसी टाइम समझ लेना का कि उसको जो है वो चैप्टर समझ में आ गया। तो अब मैंने उनसे पूछा कि ये चैप्टर कहाँ से पढ़ा। उन्होंने कहा स्कूल, या स्कूल से अच्छा और कोई होता है। ठीक है, तो ये तो थे। अब मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता, पर अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। खैर वो एक सिस थे एंड सॉरी। अब अगर मुझे पता है, अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक या दो जनों को ही पता चल लगता है, बाकी सारे उसी सीक्वेंस में पढ़ते रहते हैं। इससे कुछ नहीं है। अब कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ये है एग्रीकल्चर चैप्टर। हाँ, तो ये जो हमारी बुक है ना, उसके बेसिस पे इसके अंदर सारे नोट्स हैं इस वेबसाइट के अंदर। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि एग्रीकल्चर को हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर में। क्या है, सिर्फ फूड ही तो है, जो प्लांट्स हैं या फिर जो एग्रीकल्चर प्लांट्स हैं वो उग रहे हैं, फार्मिंग है, फार्मिंग के बारे में पता है, तो इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं अपन। तो इसकी कुछ हिस्ट्री पॉइंट्स हैं, उनको अपन एक PDF से पता करेंगे। ठीक है, तो उस PDF पे अपन पहले चलते हैं। ये एक PDF है। ओके, इसमें देखो कुछ हिस्ट्री या पॉइंट्स है, मतलब कि आखिर क्यों अपन एग्रीकल्चर को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो कोरिलेशन ऑफ होल्डिंग्स ऑफ कोऑपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी। तो है ना, पहले क्या था, ज़मींदारी सिस्टम था। ठीक है ना, तो अब इंडिपेंडेंस के बाद तो भाई चेंज तो होना ही था। तो अब जितने भी जो लैंड रिफॉर्म थे ना, उनके ऊपर कंट्री ने सबसे पहले फोकस किया। मतलब जैसे कंट्री बन गई, इंडिपेंडेंट हो गई, तो उन्होंने सबसे पहले फोकस किसके ऊपर किया, लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर। लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने फोकस किया और उन्होंने एक 5 ईयर प्लान बनाया। उसको इन्होंने कोई स्पेशल नाम नहीं दिया, उन्होंने बस उसको जस्टली फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऐसा करके इन्होंने छोड़ दिया। और उसको अब अपन कहते हैं द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो वो जो था ना, वो एक पैकेज ऑफ टेक्नोलॉजी और वाइट रिवॉल्यूशन था। मतलब कि ऑपरेशनल फ्लड वी आर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज। वहाँ पर जैसे कि कुछ स्ट्रेटजीज हैं, जैसे कि हाँ, हमारा डेली जो ग्रोथ रेट है वो इतना होगा, प्रॉफिट रेट है जो इतना होगा, हम इतने प्लांट्स को ग्रो करेंगे, ऐसा। मतलब उन्होंने कोई सिंपल सी स्ट्रेटजीज बना दी। अब डेवलपमेंट जो था ना, वो बहुत कम एरियाज़ में था। पर जब 1980s और 1990s में लैंड डेवलपमेंट जो हुआ ना, विच इंक्लूड्स बोथ इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकली रिफॉर्म्स हुए। मतलब इंस्टीट्यूशनली तो डेवलपमेंट हो ही था, और तो और टेक्नोलॉजिकली भी वो हो ही रहा था। अब प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस। अब क्रॉप इंश्योरेंस भी होने चालू हो गए थे, यानी कि फसल बीमा। पर वो किसके लिए थे, वो इसके लिए थे ताकि अगर ड्रॉट आ जाए, यानी कि सूखा पड़ जाए या फिर बाढ़ आ जाए, साइक्लोन, तूफान, आंधी, बारिश, बीमारी, कुछ भी हो जाए, फसल बीमा रहेगा आपके जीवन भर। यस, ठीक है। तो अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स। तो देखो, पहले ऐसा था कि ग्रामीण मतलब विलेजेस में बैंक्स नहीं होते थे, तो उनको अगर छोटा सा भी कोई पेमेंट ओन करना है तो उनको सिटी में जाना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब जैसे कि कोई भी ब्रांच है, SBI है, तो वो किसी भी विलेज में उसको अपनी ब्रांच ओपन करनी पड़ेगी, और वो एक ग्रामीण बैंक होगा। और वहाँ पे फसल बीमा, जैसे कि लोन्स जो कि फार्मर्स के रिलेटेड होते हैं और लो इंटरेस्ट में होते हैं, वही वहाँ पे बेसिकली परफॉर्म होंगे। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ बैंक ही नहीं बनाए, और तो और उन्होंने स्पेशल लोन्स भी बनाए, जिनको इन्होंने दे दिया KCC, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड्स एंड तो क्या होता था कि अगर वो किधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर वो अब ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो ट्रैक्टर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए भी एक इंश्योरेंस स्कीम थी।
स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वेयर इंट्रोड्यूसेस ऑन रेडियोज एंड टीवीज। मतलब कि स्पेशल बुलेटिन्स यानी कि जैसे आज बारिश होगी तो वो पहले ही न्यूज़ पे बता देते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूज़ यही होती थी कि आज बारिश होगी, आज ऐसा मौसम रहेगा। किसानों के लिए फर्स्ट टाइम यही न्यूज़ रहती थी रेडियो पर। गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस किया। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? तो ऐसा है कि जैसे देखो आपके पास 1 किलो गेहूँ है, ठीक है। अब 1 किलो गेहूँ को अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे तो कोई उसको 40 में लेगा, कोई 22 में लेगा, कोई 16 पे लेगा, उसका कोई बेसिक्स नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मिनिमम प्राइस तय कर दी कि 42 से कम तक कोई भी नहीं ले सकता, उससे ज़्यादा तक ले सकता है, बाकी 42 से कम नहीं ले सकता, ठीक है। तो अब उन्होंने जब प्राइसेस के बारे में बताया ना, तो उन्होंने उसी के साथ में एक चीज़ का और बताया कि इन प्राइसेस के साथ कुछ ऐसे क्रॉप्स भी हैं जो सबसे ज़्यादा कमर्शियली प्रॉफिटेबल है। तो भाई अब वो कमर्शियली प्रॉफिटेबल है तो फार्मर को और क्या चाहिए, यही तो चाहिए ना। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, नहीं। एग्रीकल्चर की जो इंडियन इकोनॉमी जो है ना, एग्रीकल्चरल बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी से यह पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन जो है वो एग्रीकल्चर है। शेयर इन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अब भाई ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे नंबर 1 प्लेस पे यही है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब कैसे प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, जैसे देखो गेहूँ आ गया, ठीक है, उसमें इरिगेशन लगेगा, उसमें वर्कर्स लगेंगे, उसके मतलब हार्वेस्टिंग में वर्कर्स लगेंगे, उसके हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरिंग में वर्कर्स लगेंगे, स्टोरिंग के बाद बेचने में वर्कर्स लगेंगे, बेचने के बाद खाने में वर्कर्स लगेंगे। तो सब जगह वर्कर्स की ज़रूरत होती है। अब लाइवलीहुड टू पॉपुलेशन, तो देखो जैसे कि ये फार्मर का एक मतलब फार्म है, तो वहाँ पे वो घर भी बना सकते हैं। The government of India have made concerted efforts to modernize agriculture. Establishment of Indian Council of Agriculture and Research and Agricultural Universities. ऐसा नहीं है यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। पर आप बोलोगे कि वहाँ पे क्या कराते हैं, नहीं, देखो वहाँ पे ऐसा कराते हैं कि जैसे कि अलग अलग प्लांट्स है, कमर्शियल क्रॉप्स कौन से हैं और अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स कौन से सीज़न में अच्छे होते हैं, कौन से सीड्स अच्छे होते हैं, कैसे पता लगाएं सीड्स अच्छे हैं ख़राब है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, हॉर्टिकल्चर क्या होता है वो अपन आगे जाके पढ़ेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, ठीक है। तो ये तो कुछ हो गई हिस्ट्री पॉइंट्स और प्रेजेंट पॉइंट्स का मिक्सचर। अब अपन आएंगे चैप्टर रिलेटेड में। ओके, सो अब ये कुछ पॉइंट्स है चैप्टर रिलेटेड, ठीक है। तो इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। अब अपन ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह क्या है, कुछ तो वजह होगी। तो इसकी ये है कि 2/3 जो है ना हमारी हाँ फिर से वही वो क्या कहते हैं उसको, स्टैंड गिर गया। तो हमारी जो 2/3 जो इसकी पॉपुलेशन है ना, वो एंगेल्डर है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में है। और एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, प्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द फूड एंड फूड ग्रेन्स। तो एग्रीकल्चर जो है, और इसमें बाकी के 2 पॉइंट भी हैं। इट प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर आवर वेरियस इंडस्ट्रीज। तो है ना, ये रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन है, ऐसे शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड एक्सपोर्टेड अर्न एंड फॉरेन। अब इसमें भी कुछ टाइप्स होती है इसकी। एक है ये प्रीमेडिटेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये जो होती है ना, ये मतलब एकदम फैमिली टाइप फार्मिंग होती है। एक फार्म होता है, एक हाउस होता है, उस हाउस में 15-20 मतलब जॉइंट फैमिली होती है। तो वो उस फार्म का ध्यान रखते हैं, उसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, खुद ही खाते हैं, और जो बच जाता है उसको हल्का बहुत बेच देते हैं। बाकी उनके मेजर प्रोडक्शन खुद ही खाने का होता है। तो उसको अपन कहते हैं प्रीमेडिटेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और ये इंडियन ऑन द सम पैकेट्स ऑफ लैंड यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स, फैमिली कम्युनिटी लेबर्स। और ये पुराने टूल्स का यूज़ करके, मतलब हार्वेस्टिंग मशीन्स ऐसा कुछ यूज़ नहीं होता, नॉर्मल जो हमारे टूल्स होते हैं। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूसेस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज, राइट। तो व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, जब सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तब वो क्या करते हैं, तो
वो जो फार्मर है शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्लैश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन. दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस. लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर एंड अदर मॉडर्न इनपुट्स. अब एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये क्या है? ये जो है ना, ये हाई पॉपुलेशन प्रेशर्ड एरिया जो होते हैं ना, वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे हेक्टर्स पे होता है और वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लैंड्स होती हैं. ठीक है, नहीं, वहाँ पे जो लैंड होल्डिंग से स्मॉल अनइकोनॉमिकल फार्मर्स टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द. अच्छा, तो सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि बेनिफिशियल रहना चाहिए. तो वो ऐसा करते हैं जैसे कि आपके पास एक स्मॉल लैंड है. सॉरी मैं भूल गया था, एक्सट्रीमली सॉरी, भूल गया था मैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग का कन्फ्यूज. तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ऐसा होता है कि उनके पास एक स्मॉल लैंड है, उसके अंदर वो उनका पूरा फोर्स लगा देंगे, पूरा पोटेंशियल लगा देंगे उससे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए. बस इतना ही. कमर्शियल एग्रीकल्चर ये जो क्रॉप्स होते हैं ना, ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए होते हैं, मतलब कि पैसा. यस, तो इट इज़ प्रैक्टिस ऑन लार्ज पीसेस ऑफ लैंड ऑन साइंटिफिक एंड कमर्शियल लाइन्स यूजिंग मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी. देयर इज़ अ हायर यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट्स. एग्जाम्पल HVI, seeds, fertilizers, irrigations. The degree of commercialization varies from one user to another. इसमें राइस सबसे ज़्यादा अच्छा है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. देखो, अगर एक सिंगल टाइप का ग्रोन हो रहा है एक लार्ज एरिया में, तो प्लांटेशन इज कैरिड आउट ऑन लार्ज स्टेट्स. ठीक है ना. तो जो प्लांटेशन जो इंटरफेरेंस होता है ना एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज का, ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल. ठीक है, तो अब ये रबी क्रॉप से खरीफ क्रॉप, इनके बारे में तो सुना ही होगा, पर ज़हीद क्रॉप के बारे में नहीं सुना. ठीक है, तो अच्छा चलो मेरे को बताओ कि अपन रबड़ी कब पीते हैं, वो गर्म वाली रबड़ी बताओ. ठंड में पीते हैं ना, तो बस रबड़ी अपन ठंड में पीते हैं. तो रबड़ी वाला जो क्रॉप है वो अपन विंटर में, मतलब रबी वाला जो क्रॉप है वो विंटर में आता है. ठीक है, तो ऐसे हमारा विंटर वाला हो जाता है, रबड़ी क्रॉप कहो या रबी क्रॉप कहो. फिर खरीफ क्रॉप मतलब क्या, कि जो रेनी सीजन में आ रहा है, और ज़हीद सीजन में मतलब कि ये ड्यूरिंग समर मंथ्स के अंदर आ रहा है. ठीक है ना, तो ये ऐसा है. तो देखो, अब ये इतना सब कुछ पढ़ोगे ना यार, कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है ना, तो इसके लिए ना मैंने एक टेबल बनाई है बड़ी ही मेहनत से, वो उसको देख लेते हैं पहले अपन. ठीक है, तो ये है वो टेबल. देखो, इसके अंदर मैंने क्या किया है, क्रॉप का नेम, जैसे कि राइस का अपन एग्जांपल ले लेते हैं. तो अपने पास राइस है, फिर किस सीज़न में होता है, खरीफ सीज़न में होता है. टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, अबोव 25 विथ हाई ह्यूमिडिटी. एनुअल रेनफॉल, इट रिक्वायर्स एनुअल रेनफॉल अबोव 100 सेंटीमीटर. न्यूट्रिशन जवार में इसमें है, बाकी राइस में मेरे को मिला नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये स्टेपल है, मेजॉरिटी है. अब मेजर प्रोडक्शन एरियाज़ कहाँ कहाँ पे होता है और दूसरे स्टेट्स कौन कौन से, ऐसे करके ना पूरे 5 पेज का ये PDF है. जितने क्रॉप्स हैं ना इस चैप्टर के अंदर, सारे क्रॉप्स का मैंने इसके अंदर डाल रखा है. देखो, मैंने इसको नेम भी किया है 10th चैप्टर 4 एग्रीकल्चर टेबल .pdf. तो ये PDF बहुत इम्पोर्टेंट है. अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये दूँ कि नहीं दूँ, पर मैं हमेशा देता हूँ और मैं हेल्प करूँगा, जैसा कि हमारा नया आत्मन कह ही रहा है. तो मैं ये PDF भी प्रोवाइड कर ही रहा हूँ. ठीक है, सो अब मैं बहुत ही ज़्यादा कम दूसरों की PDFs लेता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हो कि दूसरे भी कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं. मैंने खुद बनाया है एक्सेल के अंदर, लास्ट के 2 मैंने उसमें बनाए पावर पॉइंट के अंदर, बाकी मैंने एक्सेल के अंदर ही बनाए. ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम. और सैम्पल पेपर के लिए इंतज़ार करो, व्यूज़ दिलवाओ, सब्सक्राइब करो. और इंतज़ार किसका कर रहे हो?